इस बच्चे को देखिए, कितना मासूम और प्यारा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये मासूम दिखने वाला बच्चा हिटलर है, जिसको तारीख में एडोल्फ हिटलर के नाम से जाना जाता है। वही एडोल्फ हिटलर जिसके नाम से ही बड़े बड़े बादशाह भी कांप जाया करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं एडोल्फ हिटलर की बायोग्राफी को। 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया हंगरी के एक छोटे शहर में हिटलर की पैदाइश हुई। उनके पिता का नाम अलोइस हिटलर था और मां का नाम क्लारा हिटलर था, जो उनकी तीसरी पत्नी थी। हिटलर अपनी मां के छोटे बेटे थे। हिटलर से पहले उनके तीनों बच्चे मर चुके थे। हिटलर की मां को हिटलर से बहुत मोहब्बत थी और हिटलर को भी उनसे बहुत मोहब्बत थी, जबकि उनके पिता के रिश्ते उनके साथ कुछ खास नहीं थे। दरअसल अलोइस हिटलर यानी कि एडोल्फ हिटलर के पिता गुस्से वाले इंसान थे, जो अक्सर हिटलर की गलतियों पर उन्हें मारते भी थे। ज्यादा गुस्सा होने की वजह से हिटलर की अपने बाप से कुछ खास नहीं बनती थी। हिटलर की शुरुआती जिंदगी कुछ अच्छी नहीं थी। घर चलाने के लिए उनके परिवार को काफी सारी परेशानियों का सामना था। 18 साल की उम्र तक उनके मां बाप की मौत हो चुकी थी। अब हिटलर बिल्कुल अकेला था। उसको रोकने टोकने वाला कोई मौजूद नहीं था। लेकिन इसके बावजूद हिटलर अभी तक एक अच्छा इंसान था। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि आज जिस काम के लिए हिटलर को जाना जाता है, हिटलर वैसा बिल्कुल नहीं बनना चाहता था। बल्कि एक बार जब उसके पिता अलोइस हिटलर ने उससे कहा कि तुम भी मेरे जैसे ऑफिसर बनना, तो उसने अपने पिता से कहा, नो फादर, मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूं और ऊंची उड़ान भरना चाहता हूं। जिस पर उसके पिता को गुस्सा भी आया। लेकिन अब वो काफी बूढ़े हो चुके थे, तो बस वो चिल्लाकर चुप हो गए। यही वजह है कि अपने पिता की मौत के बाद हिटलर ने ऑस्ट्रिया हंगरी के एक शहर वियना के आर्ट कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम दिया, लेकिन वो उसमें फेल हो गए। उन्होंने दोबारा कोशिश करी, लेकिन वो इसमें भी असफल रहे। उनकी किस्मत में कुछ और ही बनना लिखा था। हिटलर इससे काफी परेशान था, लेकिन उसको कहां पता था कि एक दिन वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनने वाला है। इस बीच अब हिटलर के पास न तो पैसे थे और न ही रहने की कोई जगह। वो अक्सर शेल्टर्स में रह लिया करते थे और अपनी पेंटिंग बेचकर कुछ पैसे कमा लेते थे, जिससे उनके खाने पीने का इंतजाम शायद हो ही जाता था। लेकिन उस समय जो सबसे बड़ी चेंजिंग हिटलर के अंदर आई, वो थी यहूदियों से नफरत, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी कि उस समय ऑस्ट्रिया हंगरी में यहूदी विरोधी गतिविधियां अपने उच्च स्तर पर थीं। यह कहना मुश्किल है कि हिटलर की चरम वैचारिक मान्यताएं कब और कैसे बनी, लेकिन वियना में उनके समय ने निश्चित रूप से एक भूमिका निभाई होगी। इस शहर में यहूदी विरोधी भावना व्यापक थी, जिसका हिटलर ने मुखर रूप से यहूदी विरोधी समर्थन किया था। इसके अलावा हिटलर बचपन से ही जर्मन के राष्ट्रवादी सोच से काफी प्रभावित थे। वो चाहते थे कि ग्रेटर जर्मनी बने। यही वजह है कि ऑस्ट्रिया में रहने के बावजूद वो जर्मनी को पसंद करते थे, जिसके चलते वो जर्मनी के एक शहर म्यूनिक में शिफ्ट हो गए और वहां उसने जर्मन सेना में आवेदन किया। याद रहे, अब ये 1913 का दौर था, जब यूरोप में एक बड़े युद्ध की आहट सुनाई दे रही थी, यानी पहला विश्व युद्ध। 1 साल जर्मनी में भटकने के बाद हिटलर को आर्मी में जॉब मिल गई। वजह थी कि यूरोप में लंबे समय से चला आ रहा तनाव अब विश्व युद्ध का रूप ले चुका था, जिसकी वजह से जर्मन बड़ी संख्या में सेना में भर्ती हो रहे थे। हिटलर को भी यह मौका मिल गया। अब हिटलर तो पहले ही जर्मन राष्ट्रवाद को पसंद करता था। उसने सेना में दिल लगाकर काम किया। हिटलर ने अपना लोहा जर्मन सेना में मनवा लिया था, जिसके बदौलत उन्हें कई सारे पुरस्कार मिले। यहीं से हिटलर को जिंदगी का एक मकसद मिला। युद्ध भले ही बहुत खतरनाक था, लेकिन हिटलर के अनुसार यह उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा समय था। वो एक बहादुर जर्मन सैनिक था। हिटलर बहुत भाग्यशाली था। हिटलर का सामना कई बार मौत से हो चुका था, लेकिन 1916 में युद्ध के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जिसमें हिटलर का पैर जख्मी हो गया। यहां तक कि ब्रिटिश के एक गैस हमले में एडोल्फ हिटलर कुछ दिनों के लिए अंधे भी हो गए थे, जिसके लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। और यही उन्हें पता चला कि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध हार चुका है। उसकी सेनाएं सरेंडर कर चुकी हैं। जर्मनी की हार ने हिटलर की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाला।
ऊपर से युद्ध के बाद जो पाबंदियां जीतने वाले देशों की तरफ से लगाई गई थीं, वो किसी भी जर्मन के लिए बर्दाश्त करना मुमकिन ही नहीं था। इसके अलावा जर्मनी के कई इलाके फ्रांस और यूके ने कब्जा कर लिए थे, जो सदियों से जर्मन एम्पायर का हिस्सा थे। और यही पाबंदियां और जर्मनी को लूटना वो तारीखी गलती थी जिसकी वजह से दुनिया ने दूसरे विश्व युद्ध को देखा। बेहरहाल हिटलर जर्मनी की हार का जिम्मेदार कम्युनिस्टों और यहूदियों को मान रहा था। उसका मानना था कि इन लोगों ने जर्मनी की पीठ में छुरा घोंपा है। अब वो कलाकार बनने की चाह रखने वाला हिटलर अब जर्मनी की शिकास्त का बदला लेने वाला बन चुका था। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि कैसे भी जर्मनी को एलाइड फोर्स के हाथों लूटने से बचाया जाए, जिसके लिए जरूरी था कि हिटलर अब सियासत में कदम रखे, और हुआ भी ऐसा ही। 1919 में हिटलर ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत एक छोटी सी जर्मन वर्कर पार्टी से की, जो आगे चलकर जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बनी और नाजी पार्टी के नाम से जानी गई। यह पार्टी पहली विश्व युद्ध में हारे गए फौजी और इंतकाम की आग रखने वाले जर्मन शहरियों ने बनाई थी। इस पार्टी में देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। हर कोई सिर्फ जर्मनी की हार का बदला लेना चाहता था। विश्व युद्ध की हार का जिम्मेदार इस पार्टी ने यहूदियों को ठहराया था। यहूदियों के लिए हिटलर की नफरत तो पहले से ही मौजूद थी। अब इस पार्टी के ज्वाइन करने के बाद यह और भी ज्यादा हो चुकी थी, जिसका अंजाम यह हुआ कि करीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई, जिसे यहूदी होलोकॉस्ट कहते हैं। हिटलर की लोकप्रियता इस पार्टी में दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हिटलर के भाषण यहूदियों के खिलाफ इस कदर पुरजोश होते थे कि सुनने वाले के दिल में उसका गहरा असर पड़ता था। साथ ही वो जर्मनी को एक सुपर पावर बनाने की बात कर रहे थे, जबकि इस वक्त में जर्मनी की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से ठप थी। ऐसे वक्त में हिटलर के ये बयान बहुत सूदमंद साबित हो रहे थे। इसी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 1921 में पीपल्स वर्कर्स पार्टी, जो अब नाजी पार्टी बन चुकी थी, उसका चेयरमैन बना दिया गया। चेयरमैन बनने के बाद हिटलर ने अपनी पार्टी का निशान भी खुद चुना। हिटलर लगातार ताकतवर हो रहा था। उसके साथ बड़े बड़े जर्मन कमांडर भी मिलने लगे थे। हिटलर जर्मनी में एक इनकलाब लाना चाहता था, जिसके जरिए वो जर्मनी की मौजूदा सरकार का तख्ता पलट कर सके, और यह मौका उसे फ्रांस और बेल्जियम ने दिया। हुआ यह कि जब जर्मनी अपनी हार जाने की रकम इन देशों को न दे सका, तो फ्रांस और बेल्जियम ने जर्मनी के एक इंडस्ट्रियल इलाके रूहर पर कब्जा कर लिया, जिसके नतीजे में लाखों मजदूर रातों रात बेरोजगार हो गए। लेकिन जर्मन सरकार ने ऐलान किया कि इन लोगों को घर बैठे तनख्वाह दी जाएगी। लेकिन इस वक्त जर्मनी के सरकारी खजाने पूरी तरह से खाली थे, तो वो ये तनख्वाह मजदूरों को कैसे देते। इसके लिए जर्मन सरकार ने खूब करेंसी छापी, जिसका नुकसान ये हुआ कि जर्मन करेंसी की वैल्यू बिल्कुल गिर गई। इतनी कि एक रोटी की कीमत अरबों मार्क थी, यानी बैंकों में रखा पैसा अब किसी काम का न था। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अरबपति फकीर बन चुके थे। जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह गिर चुकी थी, और इस वक्त को हिटलर ने अपने इनकलाब का सही मौका जाना, जिसके बाद सन 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने की एक नाकाम कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरह से नाकाम हुआ और उन्हें राष्ट्रद्रोह के इल्जाम में 5 साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपनी किताब माइन कम्फ लिखी, जिसका हिंदी अर्थ होता है मेरा संघर्ष। इस किताब में नाजी पार्टी के सिद्धांतों को भी बताया गया है। हालांकि हिटलर को 13 महीने बाद जेल से रिहा कर दिया गया। हिटलर और उसकी पार्टी लगातार ताकतवर हो रही थी, वहीं खुद जर्मनी और जर्मन सरकार कमजोर होती जा रही थी। हिटलर अपने बयानों में जर्मनी की बदहाल किस्मत को बदलने का वादा कर रहा था, जर्मन आवाम की खोई हुई इज्जत को वापस लाने का वादा कर रहा था, साथ ही उन मुहाइदों से छुटकारा दिलाने की बात कर रहा था जो पहले विश्व युद्ध में जर्मनी पर जबरदस्ती थोप दिए गए थे। हिटलर को जर्मनी के लिए एक मसीहा के तौर पर दिखाया जा रहा था, जिसकी वजह से लोग बड़ी संख्या में उसके साथ शामिल हो रहे थे। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया, और अब कहानी शुरू हो चुकी थी हिटलर के डिक्टेटर बनने की। उसने चांसलर बनने के बाद जर्मनी में दूसरी पार्टियों पर पाबंदियां लगा दी, ट्रेड यूनियंस खत्म कर दी गईं, मुखालिफ अखबार बंद करवा दिए गए,
और जल्द ही पूरे जर्मनी में हिटलर के खिलाफ बोलने वाला कोई मौजूद न रहा, क्योंकि बड़े बड़े विरोधी नेताओं को हिटलर मरवा चुका था। बड़े पैमाने पर विरोध करने वालों का कत्लेआम किया गया। कम्युनिस्टों और यहूदियों को तो चुन चुन कर मारा गया। जर्मनी एक डिक्टेटर देश बन चुका था। अब हर चीज पर मात्रा में हिटलर का नियंत्रण था। सेना, मीडिया, अर्थव्यवस्था, हर चीज हिटलर के कंट्रोल में थी। अब सब कुछ सही चल रहा था और हिटलर जर्मनी का सबसे ताकतवर शख्स बन चुका था। लेकिन जर्मनी के खजाने तो अब भी खाली थे, जिसके बाद हिटलर ने अपने देश में कई सुधार किए। लोगों को रोजगार दिया गया और नई नई फैक्ट्रियां कायम की गईं, और इसी दौरान मशहूर कार कंपनी फोक्सवैगन की भी शुरुआत हुई। यानी जर्मनी के हालात वाकई में सुधरने लगे थे। इसके बाद हिटलर ने जर्मनी के उन इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया जो उससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में छीने गए थे। राइनलैंड नामक जगह पर फिर से कब्जा किया गया, एक कौम, एक सल्तनत और एक लीडर के नारे के साथ। ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी का हिस्सा बना लिया गया। इसके बाद हिटलर यही नहीं रुका, बल्कि उसने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बीच यूनाइटेड किंगडम बिल्कुल खामोश रहा, क्योंकि उनका खुद का मानना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के ऊपर वॉर्साई ट्रीटी जबरदस्ती थोपी गई थी, जो बहुत सख्त थी। लेकिन इन सब से जर्मनी की बदहाल किस्मत पूरी तरह से बदल चुकी थी। लेकिन अब हिटलर यहीं तक रुकने वाला नहीं था और उसने 1939 में पोलैंड पर हमला कर दिया, जिसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड ने पोलैंड की मदद के लिए जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। और इस तरह शुरुआत हुई दूसरे विश्व युद्ध की, जिसमें 30 देशों ने हिस्सा लिया और करोड़ों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। हिटलर ने भी इटली और जापान के साथ मुआहदे किए, जिसकी वजह से उसकी ताकत और बढ़ गई। यहां तक कि कई यूरोपीय देशों पर जर्मनी का कब्जा हो गया, जिसमें फ्रांस का बहुत सा इलाका भी शामिल था। हिटलर अपनी ताकत के उरूज पर था और जहां जाता फतेह उसका मुकद्दर बन जाती। यूरोप के ज्यादातर देशों पर कब्जा करने के बाद हिटलर की नजर अब सोवियत संघ पर थी। 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ यानी कि मौजूदा रूस पर कब्जा करने की गर्ज से हमला कर दिया, और यही उसकी ऐतिहासिक गलती साबित हुई। सोवियत सेना ने न सिर्फ जर्मनी को शिकस्त दी, बल्कि उसकी फौजें जर्मनी की राजधानी बर्लिन तक आ पहुंची। हिटलर को जब अपनी हार का यकीन हो गया तो उसने खुदकुशी कर ली, और इस तरह हिटलर का अंत हो गया। क्या आपको पता है कि जापान की किस गलती की वजह से अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ, और आखिर क्यों अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया? जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।